हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, अगर आप नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो या कई बार देखे हो बट चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और स्टूडेंट्स, एक बात है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और स्टूडेंट्स, अब तक मैंने अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को मैंने बता चुका था, और अब उत्तल दर्पण से संबंधित बातें हैं और इससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में आपको हमें बताना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति, प्रतिबिंब के लिए 2 स्थितियां ही आती हैं। क्यों आती हैं ये भी बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले चलते हैं, लिखा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की मुख्यतः 2 विधियां हैं, 2 प्रोसेस हैं। और फिर इसके बाद पहले प्रोसेस में आते हैं, जैसे उसमें मैंने बताया था, पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, स्टूडेंट तक के लिए बात का ध्यान रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो ये सबसे पहले हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बनाया जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ है। इसे हम M1 M2 नाम दे सकते हैं। और ये इसके मध्य में मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष जहाँ पे ये काट रहा है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और अनंत से आने वाली किरणों को मैंने बताया था कि मैं अनंत से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर माना जाता है। देखिए, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, लेकिन उसमें रूल में मैंने बताया था कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई, देखिए, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तब स्टूडेंट्स, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तब हमें बताया था 4 स्थितियों के। सबसे पहले स्थिति जानेंगे, प्रकृति जानेंगे, स्थिति में वो कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, फिर प्रकृति कैसी, वास्तविक है कि आभासी। यदि परावर्तक तल की ओर बन रहा है तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि पालिश की ओर बन रहा है तो आभासी होगा। ये मैंने बताया था। फिर प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। तो देखते हैं पहली स्थिति। देखिए, स्थिति में हमने बताया यह पर बन रहा है, देख लीजिए, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। और प्रकृति कैसी है, पालिश की ओर प्रतिबिंब है, परावर्तक तल के पीछे, इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा। स्टूडेंट, फिर विन्यास कैसा, उल्टा या सीधा, तो बिंदुवत में हम क्लियर नहीं कर सकते कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, इसलिए लिख दिए उल्टे या सीधे का कोई अर्थ नहीं। लेकिन मैक्सिमम बुकों में आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो अवतल दर्पण के लिए जो इससे पहले बताया उसमें प्रतिबिंब को ये विन्यास को उल्टा बताते हैं और इसमें सीधा बताते हैं। तो कोई बात नहीं है, दोनों से आप मैच कर लीजिएगा। अगर ये उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब को कुछ बुकों में आभासी दिया होगा, तो सीधा दिया होगा, तो आप परेशान न हों, सीधा भी लिख सकते हैं, या उल्टे या सीधे का कोई अर्थ नहीं है, ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स। और आकार बिंदुवत है, ठीक है। तो पूछा जाएगा तो आप एक ऐसे न बता के केवल लिखना चाहेंगे तब भी आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, और सीधा बनता है, या इसमें उल्टे या सीधे का कोई अर्थ नहीं होता है, तथा प्रतिबिंब बिंदुवत प्राप्त होता है। इसलिए सब दूसरी स्थिति में आते हैं, जब वस्तु सीमित दूरी पर हो। तो द्वितीय स्थिति क्यों बनती है स्टूडेंट, द्वितीय स्थिति क्यों बनती है, ऐसी कंडीशन के लिए जानिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में स्टूडेंट, उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दाईं तरफ होता है, और वस्तु को सदैव बाईं तरफ हम रखते हैं। इसलिए बाईं तरफ एक अनंत वाला मैटर आ गया, एक सीमित वाला मैटर आ गया। फोकस और वक्रता केंद्र बाईं तरफ है ही नहीं, इसलिए अन्य शेष स्थितियां नहीं प्राप्त हो रही हैं। केवल एक स्थिति, एक अनंत पर, दूसरी जब सीमित दूरी पर वस्तु हो। तब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण जब जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। तब स्थिति में देखिए, P तथा F के बीच, देखिए P तथा F के बीच बन रहा है, या आप आगे बढ़ा के और भी लिख सकते हैं, बीच में कहीं पर। फिर प्रकृति कैसी है, आभासी।
क्योंकि दर्पण के पीछे है। विन्यास कैसा है, देखिए दोनों ऊपर है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो स्टूडेंट्स ये रहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अब आगे आते हैं हम लोग, और अब आगे वाले प्रोसेस में स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे दर्पण में चिन्ह परिपाटी का मैटर क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में या गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों आएंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी का मैटर हमें जानना पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों दर्पण हम बना लेते हैं। पहला अवतल दर्पण, पालिश बाहर की ओर, परावर्तक तल दबा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये P फोकस F C। दूसरा उत्तल दर्पण बनाते हैं, पालिश अंदर की ओर करते हैं, परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, P F C। वक्रता केंद्र दर्पण M1 M2 M1 M2, दोनों बातें आ गई स्टूडेंट्स। अब चिन्ह परिपाटी में देखिए पहली बात, वस्तु को सदैव हम बाईं तरफ रखते हैं। वस्तु ए बी, देखिए वस्तु को सदैव पॉइंट्स नंबर 1 में हमेशा रखिएगा, वस्तु बाईं ओर। ठीक है, और वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं दोनों में, ए बी। दूसरा, दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं स्टूडेंट्स, दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी दूरी होगी, चाहे वस्तु की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, ठीक है, दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं, मापते हैं। पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर के सभी मान ऋणात्मक लेंगे, एकदम सीधे। बुक को भी, या आपतित किरण इधर हो गया बाईं तरफ, ठीक है, और परावर्तित किरण अगर इसी की दिशा में जा रही, या आपतित परावर्तित का सीधा सा मैटर गणितीय मैटर में आ जाए, जिससे आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप ये जान जाइए, पॉइंट नंबर 3 में आ जाइए। ठीक है, दर्पण में ध्रुव से बाईं ओर के सभी मान, बाईं ओर के सभी मान ऋणात्मक होते हैं, तथा बाईं ओर के सभी मान ऋणात्मक तथा दाईं ओर के सभी मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं, ऊपर के सभी मान, यानी वस्तु ऊपर है तो धनात्मक, यदि प्रतिबिंब नीचे है तो ऋणात्मक। दर्पण के ध्रुव या मुख्य अक्ष के ऊपर के सभी मान धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे के सभी मान ऋणात्मक, अर्थात ये वस्तु ऊपर है स्टूडेंट तो धनात्मक, और यहीं पे अगर प्रतिबिंब फोकस के नीचे प्राप्त हो गया तब ऋणात्मक, और ऊपर प्राप्त हो जाएगा तो धनात्मक। ये रही स्टूडेंट्स हमारी चिन्ह परिपाटी, जिसके लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और हम अपने स्टेप में अब आगे बढ़ते हैं। ये गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी रही, जिसमें ये हमारा अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण।
और ये उत्तल दर्पण। स्टूडेंट ध्यान रखिए, दर्पण इसमें फोकस बाईं तरफ है। सबसे पहले अगर वस्तु u का मान, तो देखिए ये अवतल दर्पण है, तो इसमें अगर आपको धनात्मक और ऋणात्मक इतने बात को आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं, अगर u भी f के मान में ये सारा मान आप जानना चाहते हैं तो यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसके लिए वस्तु सदैव बाईं तरफ रखते हैं, तो ये यहीं से हम दो तरफ पार्ट में बांट लेते हैं। u का मान आपका ऋण प्राप्त होगा, उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋण प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों में वस्तु बाईं तरफ है। देखिए ध्रुव के बाईं तरफ है, ठीक है। अब आते हैं फोकस का मान। फोकस देखिए, फोकस इसमें बाईं तरफ है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में आ जाएंगे तो f का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब प्रतिबिंब की बात आती है स्टूडेंट्स, तो प्रतिबिंब का उत्तल दर्पण में हमने देखा है दो स्थितियां बनती हैं और दोनों दाईं तरफ बनती हैं, इसलिए v का मान उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा। और अवतल दर्पण में v का मान पांच स्थितियों में v का मान ऋणात्मक होगा तथा एक स्थिति में इसका मान धनात्मक होगा। एक स्थिति में ऐसे लिख सकते हैं, एक स्थिति में, क्योंकि उस समय प्रतिबिंब आभासी बनता है और दाईं तरफ बनता है। इसलिए जब भी सवाल को आप सॉल्व करेंगे इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वरना आपके सवाल रॉन्ग राइट आने लगेंगे। अगर ये बात आपको पता रहेगी तो दर्पण से संबंधित सवाल को आप तेजी से, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि उत्तल दर्पण है तो तुरंत v और f का मान अब धनात्मक जानेंगे ही कि हमारा आंसर ही धनात्मक आएगा या f का मान धनात्मक होगा। अवतल बोल दिया तो अवतल बोल दिया, तब देखिए अगर उसमें देखिएगा कि पांच स्थिति प्राप्त होती है, यदि प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है तो पांच स्थितियों में ऋणात्मक और छठवीं स्थिति में धनात्मक हो सकता है। और u और f का मान तो अवतल में सदैव धनात्मक। अवतल दर्पण को देखते ही मान रख लेंगे तो सवाल को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। स्टूडेंट्स इतनी बात रही, और इन बातों के बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध बताना गोलीय दर्पण के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन मार के जरूर नोट कर लीजिएगा, वरना जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट समझते हैं, सॉरी कोई स्टूडेंट्स इस बात को बुरा ना माने, लेकिन होता है सबका माइंड, कुछ लोग फास्ट समझ जाते हैं, कुछ लोग लेट समझते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और आगे वाले प्रोसेस में अब हमारी हेडिंग होगी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के लिए